Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों सभी जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। आज हम विज्ञान की सेकंड क्लास लेंगे। इससे पहली क्लास में हमने दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत कर दी थी और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है जैव विकास। तो चैप्टर फर्स्ट में जैव विकास क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सभी हमने एक बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में। और आज उसी की सेकंड क्लास है जिसमें कि हम जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैव विकास के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत होते हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, उन सिद्धांतों के बीच में क्या अंतर है, सब कुछ हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे जैव विकास से संबंधित। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न इस चैप्टर से आपके बन जाते हैं और खासकर सिद्धांत तो बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम पेपर में। चाहे वो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान का विषय हो या यूपी टेट या सी टेट, जैव विकास टॉपिक्स हर जगह आपका पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आगे तक आपको इसमें कोई परेशानी ना रहे। तो आ गए हैं सभी लोग, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार सभी क्लास से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा लिंक करते हैं पिछली क्लास से आज की क्लास को, फिर उसके साथ ही साथ आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्लियर? बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पिछली क्लास से जोड़ते हुए एक बार यह क्लियर कर लेते हैं कि जैव विकास के बारे में हमने क्या सीखा था। छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। देखिए जैव विकास क्या होता है, जीवों में धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, ठीक है, जो एक क्रम में होने वाला परिवर्तन है और बहुत ही धीमी गति से लाखों लाखों वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल के निम्न कोटि के सरल जीवों से क्या हुआ, आधुनिक काल के उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास हुआ। यानी पहले जो निम्न जीव थे, निम्न कोटि के जीव थे, उनसे विकास हो करके अब जो है वर्तमान में उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। जैविक परिवर्तन के कारण, क्रमिक परिवर्तन के कारण, जैसे प्राचीन काल में मनुष्य एक वानर के रूप में हुआ करता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आनुवांशिक परिवर्तन होते चले गए और एक जटिल प्राणी के रूप में अब इंसान बन गया है। तो ये हमने जैविक विकास के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिद्धांत के बारे में। जैव विकास के कितने सिद्धांत होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे तो कई सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम 3 सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा यहां पर लैमार्कवाद का सिद्धांत। कौन सा? लैमार्कवाद का सिद्धांत। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लैमार्कवाद क्या होता है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा सिद्धांत आपका हो जाएगा जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, डार्विनवाद, ठीक है, डार्विनवाद का सिद्धांत, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास में आपके 2 ही सिद्धांत कंप्लीट हो पाएंगे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। तो इन 2 को आज कवर कर लेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अंतर है, सब कुछ जान लेंगे लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आपने देख लिया कि मुख्यतः 3 सिद्धांत प्रचलित है जैव विकास के, जिसका हम अब अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है लैमार्कवाद, दूसरा होता है डार्विनवाद और तीसरा जिसकी हम बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी।
ठीक है, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और यहां पर हम म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम जिस सिद्धांत के बारे में यहां चर्चा करेंगे वह है आपका लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद के बारे में चलिए जाने। दोस्तों, जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, ये कहना किसका है? लेमार्क का। इन्होंने क्या कहा कि जीव और उनके जितने भी अंग होते हैं उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक हो जाता है और जो अंग ऐसे होते हैं जिनका कम उपयोग होता है उनका विकास कम होता है। सीधी सीधी सी बात है। इन्होंने क्या कहा लेमार्कवाद ने, या लेमार्कवाद सिद्धांत में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि भैया जीव के जितने भी अंग होते हैं उनका निरंतर विकास होता रहता है, उनमें वृद्धि होती रहती है। लेकिन वृद्धि किस तरह से होती है कि जिस अंग का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं वह ज्यादा विकसित हो जाता है और जिस अंग का हम कम उपयोग करते हैं वह कम विकसित रहता है, उसका विकास कम होता है, उसमें वृद्धि कम होती है। ये बात कही लेमार्कवाद ने। अब दोस्तों, हम इसको एक और अलग तरीके से बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं कि लेमार्कवाद ने किसके बारे में बात की? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेमार्कवाद। ठीक है, लेमार्कवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि लेमार्कवाद का सिद्धांत क्या कहता है। इसने कहा कि भैया सारी बात है अंगों पर डिपेंड है, ये कि अंगों का विकास होगा तब जब हम उनका ज्यादा प्रयोग करेंगे या ज्यादा उपयोग करेंगे। अगर ज्यादा प्रयोग करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो ज्यादा विकास होगा। लेकिन अगर हम उनका अनुपयोग करेंगे यानी उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उन अंगों का विकास नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। ये पूरी यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि लेमार्कवाद ने यहाँ क्या बोला। इन्होंने कहा कि सीधा सीधा प्रभाव जो है आपका प्रयोग या ना प्रयोग करने का यहाँ में अंतर है। अगर आप किसी अंग का निरंतर प्रयोग करते हैं, निरंतर उसका उपयोग करते हैं तो वह अंग विकसित हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी अंग का उपयोग कम करते हैं तो वह कम विकसित हो पाता है। ये बात कही लेमार्कवाद ने। इतना क्लियर हो गया आपको? अब चलिए यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि लेमार्कवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित था या कहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि लेमार्कवाद सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक में ये लेमार्कवाद का सिद्धांत या लेमार्क का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। कब? 1809 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है। सीधा सा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, कैसे? फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसकी है? आप क्या बताएंगे? लेमार्क की। आप बताएंगे कि लेमार्कवाद का सिद्धांत किस पुस्तक से लिया गया, तो भी आप बताएंगे फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि लेमार्कवाद का सिद्धांत किस सन में प्रकाशित हुआ तो 1809 में। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? 1809 में। लेमार्कवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? फिलॉसफी जूलॉजिक में। समझ आई बात? तो यानी यही यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इतने से पॉइंट से ये आपको बात ध्यान रखनी है कि फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसकी है? लेमार्क की है। लेमार्कवाद सिद्धांत से संबंधित है, 1809 में प्रकाशित हुई। क्लियर हो गया? इतना मान के चलो, इतना क्लियर है लेमार्कवाद क्या है, किस पर क्या कहता है लेमार्कवाद सिद्धांत, और लेमार्कवाद सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में है। इतना मैंने आपको अभी तक बताया है। आई होप कि क्लियर है। कमेंट बॉक्स में बताते हुए चले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। देखिए, जो भी आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैं उस पर ज्यादा जोर देती हूँ।
तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका आगे तक भविष्य में काम आएगा। तो बहुत ध्यान से अपना पूरा ध्यान यहीं पर रखिए, नहीं तो अगर एक बार मिस हो गया तो हमेशा के लिए आप इसको जब भी आपके सामने आएगा फिर से पढ़ेंगे। तो आज ऐसा मान के पढ़िए कि आप आखिरी बार इसको पढ़ रहे हैं। तो पूरा ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए। पीडीएफ की चिंता मत करिए, आपको पूरी क्लास की यानी पूरे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ दी जाएगी, ये पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है। पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लैमार्कवाद ने क्या कहा। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत। लैमार्कवाद को हम, जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है, इसको हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से? जिसकी इसमें बात की गई है। किसकी बात की गई है कि भैया अंगों का या तो कम प्रयोग होता है या ज्यादा उपयोग होता है, इसी पर निर्भर करता है अंगों का विकास। तो यही इसका अन्य नाम भी हो जाएगा। लैमार्कवाद को हम अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सिंपल बात है, कुछ घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं कही कि भैया अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है, या लैमार्कवाद को हम इस नाम से भी जानते हैं। इतना समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लैमार्कवाद के अनुसार जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पर वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी आप यहाँ पर ज्यादा कुछ मत यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना समझिए कि लैमार्कवाद के अनुसार जीवों की जो संरचना होती है उस पर वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उनके व्यवहार पर, उनकी संरचना पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये वातावरण जो शब्द है, इस पर पूरा ध्यान आपको देना है। लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में यह है कहा कि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह अधिक विकसित होता है, कम उपयोग करते हैं तो कम विकसित होता है, और जैसा भी उसका वातावरण होता है, जीवों की संरचना उसी के अनुसार होती है और सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और छोटा सा बिंदु इसके बारे में हमने यहाँ ऐड करना है। लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की विसंगति के सिद्धांत के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा कि जो गुण वंशानुक्रम के अनुसार अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं गुणों का फिर अगली पीढ़ी में और ज्यादा विकास देखने को मिलता है। कैसे? अब दोस्तों यहाँ एक जिराफ का जो एग्जाम्पल है वो बहुत फेमस है। जिराफ का एग्जाम्पल लैमार्क ने दिया अपनी पुस्तक में, और अपने लैमार्कवाद के सिद्धांत में इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए पहले क्या हुआ करता था, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी जितना कि अब आज के समय में है। तो इतनी लंबी गर्दन नहीं थी, वे पहले बिल्कुल ऐसे इस तरह के हुआ करते थे, बिल्कुल जैसे घोड़ा या गधा हुआ करता है, उसकी जितनी लंबी गर्दन है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे हुआ करते थे, छोटे छोटे, छोटी सी गर्दन। क्योंकि वातावरण क्या था कि पहले बहुत छोटे छोटे इनके पास खाने के लिए जंगल में छोटे छोटे पौधे थे, तो इसीलिए इन्होंने अपनी गर्दन का कोई खास प्रयोग नहीं किया। तो काफी सारी पीढ़ियों तक ये ऐसे ही बने रहे, जैसा कि आप इस पहली इमेज में देख पा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि पेड़ जो है, नीचे की पत्तियां जब इन्होंने सब खा ली तो नीचे से पेड़ों पर पत्तियां नहीं रही, तो अब ये क्या खाएं? अब इनके लिए क्या करना था, इन्हें अपना पेट भरने के लिए थोड़ा सा उचक कर, जो बड़ी टहनियां थी ऊपर थी थोड़ा सा, उनके लिए इन्होंने ऊपर उचक करके खाना शुरू कर दिया पत्तियों को। तो अब क्या हुआ, इनके अगले पैरों का और इनकी गर्दन का उपयोग ज्यादा हुआ। अब देखिए इसको लिंक करिए सिद्धांत से। उन्होंने क्या कहा था कि ज्यादा प्रयोग होगा तो ज्यादा वृद्धि होगी, और ज्यादा प्रयोग नहीं होगा तो नहीं होगी वृद्धि, या बहुत कम होगी। तो इन्होंने अपनी गर्दन का ज्यादा प्रयोग करना शुरू किया इस पेड़ की पत्तियों को लपकने के लिए, और अगले पैरों का भी इन्होंने ज्यादा प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि ये पैर उठाते, ऊपर की तरफ जोर लगाते और पत्तियों को खा लेते। अब इसी तरीके से कई सारी पीढ़ियों के बाद, कई हजार लाखों वर्षों के बाद
क्या हुआ, जिराफ की अगली पीढ़ी में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। वो परिवर्तन क्या थे कि उनकी जो गर्दन थी वो पहले वाले जिराफ से थोड़ी लंबी थी। गर्दन और आगे वाले पैर क्या थे, पहले वाले जिराफ से दूसरे वाले जिराफ में जब हमने कंपेयर किए कई लाखों वर्षों के बाद, तो उनकी गर्दन और पैर पहले से कुछ सेंटीमीटर का डिफरेंस उनमें था, बहुत ही रत्ती भर। ठीक है, क्योंकि एकदम से तो नहीं है कि अगली पीढ़ी में 1 इंच लंबी उनकी गर्दन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद बात करें कि कितने ही वर्षों के बाद फिर क्या हुआ, वहां की पत्तियां खत्म हुई, पेड़ और बड़े हो गए, नीचे की पत्तियां खत्म होती चली गई। तो इन्होंने क्या किया, फिर इसी तरीके से इनका प्रोसेस जारी रहा, इसी तरीके से ये उचक्कर पत्तियां खाते, इनकी गर्दन अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई, और आगे वाले पैर भी। तो यही इन्होंने अपना सिद्धांत प्रूफ कर दिया इस एग्जाम्पल के साथ कि भैया देखिए जिराफ का एग्जाम्पल है और अगर गलत साबित कर सकते हो तो कर दो। उन्होंने कहा कि देखिए जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, अब वातावरण का प्रभाव, ये भी देखिए वातावरण का प्रभाव क्या पड़ा कि पहले वातावरण यानी उनके आसपास का जितना उनका खाने पीने का साधन थे वो पहले उन्हें इजीली प्राप्त हो रहे थे, फिर धीरे धीरे जब उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें उचकना पड़ा या फिर अपने आप को यहाँ पर पत्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें जोर लगाना पड़ा, तो उन्होंने ज्यादा गर्दन का प्रयोग किया, अपने अगले पैरों का प्रयोग किया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता चला गया, आनुवांशिक या क्रमिक रूप से कुछ गुण जो पहली पीढ़ी में थे वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले गए, और इसी तरीके से इन गुणों का विकास हो गया और इनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इस तरीके से लैमार्कवाद सिद्धांत ने अपना एग्जाम्पल इसके साथ प्रूफ कर दिया। अब ये तो हुआ दोस्तों उपयोग का सिद्धांत, या फिर आप कह लीजिए उपयोग वाला जो एग्जाम्पल दिया वो तो हमने देख लिया। अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल और दिया लैमार्क ने, वह था किसका, स्नेक का। वो मैं आपको यहीं पर ऐसे ही समझा देती हूँ। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, स्नेक के छोटे छोटे पैर हुआ करते थे। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई तो सांप के क्या हुआ करते थे, पैर हुआ करते थे छोटे छोटे। अब सांप जो है वो कैसे घिसट कर चलता है जमीन पर इस तरीके से। ठीक है, अब जमीन में छोटे छोटे उसके बिल होते हैं और झाड़ियां होती है बहुत सारी उसके बिल के आसपास। तो जब सांप जो है अपने कह सकते हैं कि अपने बिल में जाने का प्रयास करता तो उन झाड़ियों से उसके पैर उलझ जाते, उसको परेशानी होती। तो इसी तरीके से उसने अपने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया सांप ने। ठीक है, स्नेक ने अपने पैरों का प्रयोग करना, यूज करना बंद कर दिया। अब जब उसने अपने पैरों का यूज नहीं किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बदलाव होते चले गए कि स्नेक के पैर आने बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। वो कैसे अंग बन गए, जल्दी से बताइए। कल मैंने आपको अंगों के बारे में बताया था, अवशेषी अंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको कुछ अंगों के बारे में परिचित किया था। जल्दी से बताइए जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते वो कैसे अंग कहलाते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इस तरीके से उसने 2 एग्जाम्पल दिए और दोनों को सिद्ध किया। ये हो गया आपका लैमार्कवाद का सिद्धांत। अब ये बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है या दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊं इसको, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है दोस्तों, एक बार और रिवीजन करते हैं इसका, फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या सीखा। देखिए दोस्तों, लैमार्कवाद का सिद्धांत है जिसमें इन्होंने अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, ऐसा कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और जिन अंगों का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जिनका कम उपयोग करते हैं वह कम विकसित होते हैं। उसी के साथ इन्होंने अपना सिद्धांत 1809 ईस्वी में फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में लिखा या पुस्तक में प्रकाशित किया। कौन सी पुस्तक है लैमार्क की, फिलॉसफी जूलॉजिक। क्लियर है। लैमार्कवाद ने क्या कहा कि इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं। लैमार्क ने कहा अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भैया जीवों की संरचना और उनके परिवर्तन पर सीधा सीधा वातावरण का असर पड़ता है। ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसा कि, और एग्जाम्पल किसका दिया, जिराफ का। अगर आपसे जिराफ का एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें लैमार्कवाद के सिद्धांत की पुष्टि करिए, तो आप कर पाएंगे,
बिल्कुल कर पाएंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत पर, जिसका नाम है डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनिज्म सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों यहाँ इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हमने इन दोनों को साथ लिया है ताकि कंपेयर भी कर सके। डार्विनवाद ने या डार्विन ने क्या कहा अपने सिद्धांत में, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास होता है। प्राकृतिक चुनाव के द्वारा, ये आपके मतदान वाले चुनाव नहीं है, ठीक है, चुनाव यानी उनको चूज करना, सेलेक्ट करना, इस तरीके से है। तो यहां थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास होता है। इन्होंने कहा कि प्रकृति अपने अनुसार जीवों को चुनती है और तब उनका विकास होता है, जबकि लेमार्कवाद ने क्या कहा था कि उनके उपयोग पर निर्भर करता है उनके अंगों का विकास। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, यही क्लियर करके चलिए कि प्रकृति चुनाव करती है प्राणियों का विकास। ठीक है, प्राणियों का विकास किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति अपने लिए चुनती है जीवों को। बिल्कुल सही, इतनी बात समझ में आई तो हम आगे चले। यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक का नाम आपको दिया गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। वही बात लिखी गई है जो हमने यहाँ लिखी है। यह एक पुस्तक है किसकी, डार्विन की। कब प्रकाशित हुई, 1836 में, या फिर आप कह सकते हैं इसी पुस्तक में ये आपका सिद्धांत मिला। 1836 में डार्विनिज्म का सिद्धांत आया, डार्विनवाद का सिद्धांत आया। कौन सी पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। समझ में बात आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है, यानी हर एक जीव के अंदर संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष करना पड़ता है, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रकृति में जीवों को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष समजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं, यानी समान जातियों के बीच में होते हैं, अंतर जातियों के बीच में होते हैं, और पर्यावरण से भी ये संघर्ष होते हैं। पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही चुनाव होता है जीवों का, या जीवों के विकास का, प्राणियों के विकास का। अब धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर हल्का सा भी कहीं डाउट रहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये एक ट्री के हेल्प से बताया गया है कि बहुत सारे जीव होते हैं हमारे वातावरण में, लेकिन प्रत्येक के पास क्या होती है, संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। सभी अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, सभी में ये कैपेसिटी होती है कि अपने वंश को आगे बढ़ाए। इसी के साथ लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक प्रजाति जीवित रहे हमेशा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वह वातावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाए, तो क्या हुआ, प्रकृति ने उन्हें अपनी चेन से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से प्रकृति में जीवित रहने के लिए जीवों को संघर्ष करना पड़ता है, अपने समजातीय जीवों के साथ, विषम जातीय जीवों के साथ और वातावरण के साथ। अब आया समझ में, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो मैं आपको भूल गई थी बताना हर जगह कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पेपर में कब पूछा गया है, लेकिन यहाँ मुझे याद आया तो मैंने तुरंत नोट कर दिया। बीटीसी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है, अभी इसको भी क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ बताया गया है आपको कि दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं, प्रत्येक में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती है, क्योंकि वंशानुक्रम से उन्हें अलग अलग गुण मिलते हैं। अब आप देखिए, मनुष्य की जाति है, सजातीय है, यानी आप और मैं सजातीय है, एक ही जाति के हैं, लेकिन क्या हम बिल्कुल समान हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे वंशानुक्रम से कुछ ना कुछ विभिन्नताओं के साथ अलग गुण मिले हैं, आपके पास अलग गुण हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग गुण है, वो ज्यादा अच्छे हैं, वो मेरे अंदर ना हो, ठीक है। इसी प्रकार हर एक
व्यक्ति जो है वो विभिन्न होता है, अपने आप में अलग होता है, सबसे अलग होता है। कोई भी जीव आपस में बिल्कुल भी समान नहीं होता है। किसने कहा? डार्विन ने कहा। किसके सिद्धांत में? डार्विनवाद के सिद्धांत में कहा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में आज की। पता नहीं चलेगा आपको कि आपने इतना जटिल चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये समझ ऐसे आ जाएगा कि आप जीवन भर में नहीं भूलेंगे। अब चलिए देखिए दोस्तों, हम टारगेट ऐसा नहीं रखते हैं कि आपके एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाए। हालांकि वो चीजें अपने आप कवर होती रहती है कि क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछा गया, वो चीजें भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा रहता है वह होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि रटाना। तो आपको रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली इसमें। बस आप लोग क्लास देखिएगा और उसके बाद एक पेपर पर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम पर जब आप एक बार अपनी नोटबुक उठा करके देखेंगे तो आपको किसी भी अदर बुक, मॉडल पेपर, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपके ऐसे नोट्स है, क्योंकि ये आपके अलग अलग सोर्सेज से आपके नोट्स कलेक्ट करती हूं मैं। बहुत समय लगता है क्लास को प्रिपेयर करने में, उसके लिए नोट्स ऐसे बनाने में कि कुछ ना छूटे, सब कवर हो और आपको सब समझ भी आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं एक साथ ज्यादा क्लासेस नहीं लेती हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग मेरी भी थोड़ी सी बातें समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था कि डार्विनवाद को और किस नाम से जाना जाता है। डार्विनवाद का एक और नाम है जिसका नाम है प्राकृतिक चयनवाद, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी, लेकिन यहां पर इसका नाम दे दिया गया है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयनवाद किसको कहते हैं? डार्विनवाद को ही कहते हैं। ये आपका दोस्तों एमसीक्यू में पूछा गया था 2016 में बीटीसी। क्या नाम है? डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किन जीवों को आगे बढ़ना है, किन जीवों को प्रकृति में जीवित रहना है, उसका चुनाव कौन करेगा? प्रकृति करेगी, ठीक है। इसीलिए प्राकृतिक चयनवाद, इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? भैया डार्विन बताएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, कभी यहाँ लैमार्क लगा दे आप, तो इन दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ आप देख पाएंगे दोनों के बारे में, अब हम डिफरेंस जानेंगे लैमार्क और डार्विनवाद दोनों के बीच में। यहाँ आप इस पहली इमेज में देख रहे हैं जिसमें हमने लैमार्कवाद के बारे में बात की गई है, और यहाँ दूसरे जो इमेज है इसमें डार्विनवाद की बात की गई है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पहले जिराफ की गर्दन बहुत छोटी है और उसको पत्तियां खाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? उचक करके अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके पत्तियां खाने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भैया वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है और धीरे धीरे जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग लेते हैं उस अंग में वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार लैमार्कवाद के सिद्धांत में इस तरह की बात की गई। लेकिन डार्विनवाद ने क्या कहा कि भैया प्रकृति चुनाव करती है जीवों का। जैसे यहाँ पीछे आप डायनासोर देख रहे हैं, तो डायनासोर वातावरण में अपने आप को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाए, तो वो प्रकृति से बाहर हो गए। प्रकृति ने उन्हें अपनी साइकिल से, अपनी चेन से बाहर कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारे प्राणी ऐसे रहे जो प्रकृति में अपने आप को क्या नहीं कर पाए? समायोजित नहीं कर पाए। प्रकृति ने उन्हें अपनी चेन से बाहर कर दिया। ये बात कही डार्विन ने कि प्रकृति चुनाव करती है। यहाँ कहा कि अपने आप उन्हें संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। तो अब चलिए एक टेबल के माध्यम से इनको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले डार्विनवाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत है, यानी डार्विनवाद ने भी थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में चर्चा की है। ये आपसे बीटीसी 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, वहां पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि मैंने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लिखे हैं, तो राइटिंग थोड़ी सी मैनेज करिएगा। डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत बताइए कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या बताएंगे? जितना भी हमने ऊपर डार्विनवाद के बारे में पढ़ा है वही तो इसके सिद्धांत है।
वही हमने पॉइंट्स के माध्यम से उनको पॉइंट्स बना देना है। जितना भी हमने ऊपर सीखा वो क्या बन जाएंगे, सिद्धांत बन जाएंगे डार्विनवाद के बारे में। अब देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लेमार्क को मिक्स मत करिएगा। बात कर रहे हैं किसकी, डार्विनवाद की। ठीक है, इतना समझ आया। तो डार्विनवाद में हमने सबसे पहला बिंदु, सबसे पहले किसकी बात की थी, हमने बात की थी कि प्रकृति व्रण या चयन का सिद्धांत, कि भैया प्रकृति ही चयन करती है जीवों का। तो यहां पर उसी को सिद्धांत बना करके लिख दिया, उसी बिंदु को। ठीक है, सिर्फ इतना सा तो काम हुआ है। फिर दूसरा हमने क्या कहा कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती है, कोई भी एक जाति के जीव बिल्कुल भी आपस में समान नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, हमने जाना कि प्रत्येक जाति या प्रत्येक जीव अपने आप की उत्तरजीविका को योग्यतम बनाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य होता है वही जीवित रहता है। यहाँ बात साफ साफ की गई है कि जो योग्य है प्रकृति उनका चुनाव कर लेती है, जो योग्य नहीं होता उसे बाहर कर देती है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। चौथा क्या है, जीवन संघर्ष। जो डार्विनवाद का सिद्धांत था उसमें क्या था कि जीवों को संघर्ष करना पड़ता था जीवित रहने के लिए, अपना स्वामित्व बनाने के लिए, अपना स्थायित्व बनाने के लिए उन्हें प्रकृति से, वातावरण से संघर्ष करना पड़ता था। तो इसी तरीके से 4 सिद्धांत हमने एक मिनट के अंदर जान लिए और आपको याद भी हो गए। और 5वें की बात करें तो संतानोत्पत्ति की प्राचुर क्षमता। बिल्कुल, प्रत्येक जीव के अंदर अपनी संतान को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो, मानव हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबके पास अपनी अपनी क्षमता होती है संतान की उत्पत्ति करने की। तो देखिए अब आपने देख लिया ये 5 सिद्धांत की बात कर दी डार्विनवाद के। ठीक है, अब बिना इनको भूल जाइए 1 मिनट के लिए और देखिए यहाँ आपको यही चीज तो मैंने क्लियर की थी। सबसे पहला बिंदु या सबसे पहला सिद्धांत आपको इससे क्लियर हो गया, जो बुक थी आपकी डार्विन की, प्राकृतिक चुनाव या प्रकृति चयन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो आपको नीचे अभी सीखा वही यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब दूसरा क्या था, संतान उत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता, ये मिल गया दूसरा। तीसरा है अधिक से अधिक प्रजनन की क्षमता। ठीक है, उसके बाद जीवों को अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष करना पड़ता है, आ गया चौथा। 5वां क्या है कि समजातीय, अंतरजातीय और पर्यावरणीय, मतलब सब में विभिन्नताएं पाई जाती है, ये आपका 5वां सिद्धांत हो गया। तो यही चीजें तो हमने ऊपर जानी थी, बस उसके हमने यहाँ शॉर्ट नोट्स बना दिए और वही क्या कहलाए, डार्विनवाद के सिद्धांत कहलाए। सही समझ में आया? बिल्कुल बता दीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है कुछ? बिल्कुल नहीं, क्लियर है सब कुछ? ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में हम इस चीज को बिल्कुल कंक्लूजन पर लाते हुए क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेंगे। ठीक है, अब एक बार आप लोग जब डिफरेंस आपको पता होगा तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस टॉपिक से। जो चाहे एग्जामिनर जो प्रश्न पूछ ले, आप कहीं नहीं फंसने वाले, ये मेरी आपसे वादा है। ठीक है, चलिए लेमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में हम यहाँ डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला है, लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन क्या थी, सामान्य लंबाई की थी, लेकिन उन्होंने वातावरण के साथ साथ क्या किया, अपनी गर्दन का ज्यादा प्रयोग किया और उनकी गर्दन लंबी हो गई। ये जाना था हमने। एक बार और देखते हैं, लेमार्कवाद के अनुसार क्या था, जो जिराफ के पूर्वज थे, यानी हजारों लाखों वर्षों पहले जो जिराफ हुआ करते थे, उनकी गर्दन की लंबाई बिल्कुल सामान्य थी, क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज से ही उपलब्ध हो जाती थी, उन्हें ऊपर उचकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नीचे से ही वो जमीन से घास फूस खाते और उनकी गर्दन की लंबाई कैसी थी, सामान्य थी। वहीं अगर डार्विनवाद की बात करें, डार्विनवाद ने क्या कहा, डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भैया उन्होंने गर्दन का प्रयोग किया तो उनकी गर्दन लंबी हो गई, नहीं, इन्होंने इस बात का खंडन किया कि मैं नहीं मानता कि ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा, अगली पीढ़ी में गर्दन लंबी होगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, डार्विन ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले जो पूर्वज थे जिराफ के, वो दोनों प्रकार के थे, कुछ तो छोटी गर्दन वाले और कुछ थे लंबी गर्दन वाले। समझ में आई बात?
इन्होंने कहा कि दोनों तरह के थे, लंबी गर्दन वाले जिराफ भी हुआ करते थे और छोटी गर्दन वाले भी। अब आगे बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगी चीजें बिल्कुल। दूसरा है, कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। लेमार्क ने क्या बताया कि भैया घास फूस खत्म हो गई, वातावरण शुष्क हो गया, नीचे जमीन पर जो आसानी से घास उपलब्ध थी वो खत्म हो गई। अब कैसे वृक्ष बचे जो ऊंचे थे, उनकी पत्तियां खाने के लिए उन्होंने कैसे किया, अपनी गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा, अपने आप को जीवित रखने के लिए, पत्तियां खाने के लिए। अब इन्होंने, डार्विन ने क्या कहा इसी के संबंध में, इन्होंने कहा इनमें गर्दन की अलग अलग जो लंबाई थी वो वंशागत थी, कि छोटी गर्दन वाले जिराफ के बच्चे कैसे होते, छोटी गर्दन वाले, और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उनके बच्चे कैसे थे, लंबी गर्दन वाले। अब लेमार्कवाद ने फिर तीसरा बिंदु क्या बताया कि निरंतर गर्दन की ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने से गर्दन की लंबाई धीरे 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 बढ़ती चली गई। ये बात किसने कही, लेमार्क ने कही। डार्विन ने इस बात को खंडन किया और क्या कहा, इन्होंने कहा कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को अपने जीवन के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा। दोनों ने लड़ा, दोनों ने प्रकृति के साथ संघर्ष किया, वातावरण के साथ संघर्ष किया, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे उनकी मृत्यु हो गई या वे विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के साथ अपने आप को जीवित नहीं रख पा रहे थे, उसके जैसा अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे थे, तो वहां जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उनकी विजय हुई। पांचवा बिंदु है जो पूरा निचोड़ दे देगा आपको इस सिद्धांत का, गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हो गई। जैसे हमने कहा था कि सरल जीव से वर्तमान में कैसे जटिल जीवों के रूप में विकसित हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम के कारण उनको पिछले वाले गुण मिलते चले गए। तो क्या हुआ, आज के समय में वर्तमान में आकर के जिराफ कैसे होते हैं, पूरी लंबी गर्दन वाले। ये बात किसने कही, लेमार्क ने। डार्विनवाद ने क्या कहा कि भैया क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, मैं बताता हूं मेन रीजन क्या था। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतान में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। तो अब इन्होंने कह दिया कि तुमने तो बिल्कुल गलत कहा, ऐसा नहीं है कि भैया उनकी धीरे धीरे गर्दन लंबी होती चली गई। मैं प्रूफ करता हूं कि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो विलुप्त हो गए और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उनसे आज के वर्तमान की जो जिराफ की जाति है वो विकसित हुई है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या आपको क्लियर हुआ डिफरेंस, बताइए मुझे। मेरा गला दुखने लगा है थोड़ा। दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए, आपको अंतर समझ में आया दोनों लेमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में। आशा करूंगी कि मैंने आपको अपना 100% देकर के समझाया है, आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं आपको जाना है, और जितने भी आपके ग्रुप्स है, चाहे वो कॉलेज के ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, हर जगह ये वीडियो शेयर होनी चाहिए आपके माध्यम से, ठीक है। तो आशा करूंगी कि आप करेंगे। तो आपको समझ आ गया है पूरा ये चैप्टर आपका लेमार्कवाद डार्विनवाद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो आपका उत्परिवर्तनवाद यानी तीसरा जो सिद्धांत बचता है उसको क्लियर करेंगे, और आपका ये चैप्टर नंबर 1 का जो जैव विकास वाला टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में टॉपिक हो जाता है। ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत मजा आया आपके साथ क्लास लेकर के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये इसी क्लास के बाद तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, शाम तक। तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा,
अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए। 27 तारीख में आपका एक ट्विटर महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी ट्रेंड करवाने की, और इस बार 5 लाख से अधिक ट्वीट्स होने चाहिए। आप लोग पूरा मेरा साथ देंगे। ट्विटर हैंडल का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपना प्रोवाइड किया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी। वहां से आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, काम आएगा आप सभी के। और जिसने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है वह भी अपना बना लीजिए। आपको कल लाइव आकर के मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी, ट्वीट कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है ये अभियान आपके लिए, बैंक प्रशिक्षुओं के लिए उसमें किस तरीके से हित की बात की जाएगी, उन सभी बातों की हम कल लाइव आकर मैं चर्चा करूंगी। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि फैमिली से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्हें जरूर समय दे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।